साथियों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए। मैं निषेक सिंह आप सभी का फिर से एक बार शानदार स्वागत करता हूं द इंस्पायरिंग इंडिया के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों आज 7 मई की वह तारीख है जो भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। कल रात जब मैं 11-12 बजे जब मैं सो रहा था तो मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था, इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जब कल सुबह हमारी आंखें खुलेंगी तो गर्व से एक बार फिर से हमारा सर उठेगा, सीना चौड़ा होगा और हम अपने भारतीय सेना और भारतीय सरकार पे एक बार फिर से फक्र महसूस करेंगे। और हर एक भारतीय दूसरे भारतीयों से पूछेगा हाउस द जोश। आपने इस लाइन को, इस शब्द को आपने सुना होगा उरी हमला के वक्त में। मैं अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, आखिर ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया और भारतीय सेना की शौर्य की गाथा फिर से एक बार कैसे ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा लिखा गया और कैसे भारत का सर गर्व से पूरे दुनिया में फिर से हमारे प्रधानमंत्री ने ऊंचा किया। इससे पहले मैं कुछ चंद लाइन लिख करके आज मैं लाया हूं अपने उन बहनों के लिए जिन्होंने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में अपने सुहाग को खोया। ये पंक्तियां उन माँ के लिए डेडिकेटेड होगा जिन माओं ने अपने बेटे को खोया, उन बहनों के लिए जिन बहनों ने अपने भाई को खोया, उन पत्नियों के लिए जिन्होंने अपने सुहाग को खोया। जी हां, सुहाग का सीधा संबंध सिंदूर से होता है। सिंदूर का भारतीय संस्कृति में एक पवित्र स्थान है। सिंदूर हमारे शौर्य का प्रतीक है। सिंदूर एक महिला के सुहागन का प्रतीक है। सिंदूर हमारे संस्कृति में एक अमूल्य स्थान रखती है। मैं वह पंक्तियां आपके सामने में रखना चाहूंगा। कहते हैं कि आंखों में अंगारे थी, दिल में आग था, हर सैनिक ने ली शपथ और प्रतिशोध की मांग था। तभी उठी गर्जना देश के सीने से, ऑपरेशन सिंदूर चला हिंद के जमीन से। ना सिर्फ यह जवाब था, यह इनकलाब था। हर गोली में भारत का हिसाब था। जिन्होंने मांग उजारी हमारी बहनों की, अब उनके अंधेरों में सुबह का एक ख्वाब था। चले थे जो वीर ऑपरेशन सिंदूर में, हर कदम पे मौत थी मगर हौसला भरपूर था। न गोली से डरे न बम से हिले, हर सांस में वतन का फर्ज मौजूद था। आंखों में सिंदूर के रंग और हाथों में विधवा बहन के गले की मंगलसूत्र थी। दिल में शोले थे और हिम्मत फौलादी था। जुनून बस इतना था कि सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से लेकर सुनी मांग में शौर्य को सजाना है। आखिरकार वह घड़ी जिसका हम तमाम भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था, 22 अप्रैल की जिस घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उस घटना का जिक्र करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सा महसूस करिए उन माँ पे क्या गुजरा होगा, उन बहनों पे क्या गुजरा होगा, उन भाइयों पे क्या गुजरा होगा जब वह कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पर्यटन करने को गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि कश्मीर उनका आना कहीं न कहीं उनकी कब्र कश्मीर में ही बना दी जाएगी। शायद वो दोबारा लौट कर घर को नहीं जा पाएंगे। जरा सा उन सुहागन जोड़े को याद करिए जिसकी शादी चंद दिनों पहले हुई थी और जिनके पति को उनके आंखों के सामने आतंकियों ने गोली से भून दिया। और जब उस महिला ने ये कही कि हमारे पति को तो मार दिए, अब हमें भी मार दो, उन्हें ये कह करके छोड़ दिया गया कि जाओ और बताओ अपने प्रधानमंत्री मोदी को कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया। जब धर्म पूछ करके कश्मीर के पहलगाम में हत्याएं की गई थी, एक अजीब सा देश का माहौल हो गया था। देश के तमाम शहरों में इन घटनाओं के बाद लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ तमाम नारे लगाए जा रहे थे, आतंक का नाश हो ऐसा मांग किया जा रहा था, देश की एकता बरकरार रहे ऐसी मांगे लगातार जोर पकड़ रही थी। भारत कहीं न कहीं एक निराशा के माहौल में डूबा हुआ था, क्योंकि इससे पहले ऐसी 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। जब 18 सितंबर 2016 में पुरी में हुए आतंकी हमले हुए के जवाब में भारत सरकार ने जवाबी कार्यवाही करके सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बाद 14 फरवरी की वह तारीख याद रखिए जब इतिहास में एक ब्लैक डे के नाम से पुलवामा दिवस
के रूप से जिसे हम मनाते हैं, जहां 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। पहलगाम हमले के लगभग 15 दिन बीत चुका था। लोग ये सोच रहे थे कि हमारी सरकार आखिर कब जवाब देगी, कब बदला लेगी। कहीं ना कहीं हमारे देश में एक निराशा का माहौल बनता जा रहा था। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब हमारे अपने ही देश का सिरमौर कहे जाने वाले कश्मीर घूमने जाने पर इस तरह से भारतीयों की हत्याएं की जाएंगी। कश्मीर में भी एक दुख व्याप्त था, क्योंकि आप सबको पता है कि कश्मीर की जो इकॉनमी है वो पूरी तरीके से पर्यटन के क्षेत्र पर डिपेंड करती है। अगर कल को कश्मीर की पर्यटन को समाप्त कर दिया जाएगा, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अगर इसी तरह से गोलियों की थर्राहट रहेंगी, कश्मीर के उन मासूम जनता का क्या होगा जो अपने आप को गर्व से भारतीय कहते हैं, जिनकी जीविका का मुख्य साधन ही सिर्फ और सिर्फ पर्यटन है। सरकार के लिए ये तमाम चीजें चिंता का एक विषय बना हुआ था। लगातार विपक्ष के भी दबाव थे कि आखिर भारत सरकार बदला कब लेगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम और आप सोच रहे थे कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। 18 सितंबर 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के जवाब में सरकार ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर जिस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, वह भी आतंकी हमले के बाद मात्र 11 दिन के अंदर 29 सितंबर 2016 को बदला ले लिया गया था। उरी स्ट्राइक के बाद इस सर्जिकल स्ट्राइक पर मूवी भी बने। भारत ने पूरे दुनिया को बताया कि आतंक के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगा। मैं कश्मीर को या भारत के किसी भी हिस्से को आतंक के खिलाफ कभी लॉन्च पैड नहीं बनने दूंगा, और भारत के खिलाफ अगर पड़ोसी मुल्क में आतंक के लिए किसी भी प्रकार का लॉन्च पैड तैयार की जाएगी तो भारत इसका माकूल जवाब देगा। उरी स्ट्राइक के बाद हम सभी भारतीयों ने गर्व से यह कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन 13-14 दिन बीत जाने के बाद एक निराशा का माहौल हमारे देश में बनने लगा था, क्योंकि उरी अटैक के बाद सरकार ने मात्र 11 दिन के बाद उरी अटैक का बदला ले लिया था। जरा सा याद करिए 14 फरवरी 2019 की घटना याद कीजिए, पुलवामा में हुए आतंकी हमले को, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। इस हमले का प्रतिशोध भी भारत ने हमले के मात्र 12 दिन बाद अर्थात 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के द्वारा अंजाम दिया गया था। जरा सा मैं बात करना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया, सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ 22 अप्रैल को कश्मीर के बैसारन घाटी में जो आतंकी हमले हुए थे, जिस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नामक आतंकी संगठन ने लिया था, उस घटना के बारे में एक बार हम लोग जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरीके से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी और 26 लोगों की नृशंस हत्याएं कर दी गई थी। सेना के वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम के वैसारन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, का परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो ऐसा कह करके उन्हें गोली मार दिया गया। उन्हें कहा गया कि उन्हें अगर थोड़ा सा भी ये शक लगा कि अगर ये व्यक्ति अपने आप को मुसलमान कह रहा है लेकिन अगर ये हिंदू नहीं है, ऐसा अगर शक हुआ, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ने के बाद उसे अलग कर दिया गया, उसकी जानें बकस दी गई। लेकिन वह हिंदू भाई जिन्हें कलमा याद नहीं था, जो हिंदू थे, उन्हें उनके सीने में गोलियों की बरसात कर दी गई। आखिर उन भाइयों का कसूर क्या था? क्या हिंदुस्तान में रहना और हिंदू कहलाना क्या एक जुर्म है? तो बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं की गई और भारत में एक धार्मिक माहौल को खराब करने की कोशिशें की गई थी, कहीं न कहीं इसके पीछे कश्मीर के पर्यटन को भी समाप्त करने की एक कोशिश था। क्योंकि जरा सा याद करिए कि धारा 370 हटने से पहले कश्मीर की क्या हालात थी, कश्मीर के पर्यटन की क्या कंडीशंस था, क्या स्थितियां थी। लगातार बॉर्डर पे फायरिंग चलते रहते थे, प्रतिदिन
सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था और पाकिस्तान की तरफ से लगातार कश्मीर के अंदर मोर्टार दागे जा रहे थे। कश्मीर की अर्थव्यवस्थाएं जर्जर थी, कश्मीर की एजुकेशन व्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी थी। लोग कश्मीर नहीं जाना चाह रहे थे धारा 370 हटने से पहले, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कश्मीर जाने वाले लौट करके अपने घर आ पाएंगे भी कि नहीं। उस समय आपने एक चीज देखा होगा कि कश्मीर के युवाओं को कैसे ब्रेन वॉश करके भटकाया गया था, उसे स्टोन पेलेटिंग की ओर प्रोवोक किया गया था। पत्थरबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी और जब ये पत्थरबाजों को पकड़ा जा रहा था, ये कश्मीर के सिविलियंस हुआ करते थे, जब इनसे पूछा जाता था तो पता चलता था इन्हें पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आखिर कश्मीर के उन युवाओं की भी मजबूरी थी, उनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास शिक्षा नहीं था, उनके पास शांति नहीं थी, भारत के अन्य राज्यों की तरह वहां की गतिविधियां नहीं थी। पॉलिटिकल क्राइसिस सो अलग कश्मीर का एक मुद्दा बना हुआ था, इसलिए लोगों ने अपनी आजीविका को चलाने के लिए गलत रास्ते को भी चुना था। लेकिन जब से धारा 370 हटाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह हमारे गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से, तब से कश्मीर में एक शांति का माहौल कहीं ना कहीं स्थापित हुआ। आप जरा सा भारत में खास करके कश्मीर के अंदर जो पर्यटन को बढ़ावा मिला, आप पिछले साल के रिकॉर्ड्स को उठा करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि लगातार कश्मीर में पर्यटकों की संख्याएं बढ़ती जा रही थी और अब कश्मीर आने वाले की एक बड़ी तादाद भारत के बाहर विदेशों से भी थी। अगर कश्मीर की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, अगर कश्मीर के लोगों के लिए पर्यटन एक उद्योग का केंद्र बन रहा था, तो कहीं न कहीं कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो कोशिशें भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जो कि कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा था, यह पाकिस्तान को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि अगर कश्मीर के अंदर कश्मीर की जमहूरियत भारत के प्रशासन को स्वीकार कर लेगी और बेहतर तरीके से अपने जीवन जीने लगेगी, तो शायद हमारा जो कश्मीर का एजेंडा है, जो हमारा मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा। इसके बाद लगातार 3 कोशिश की गई कश्मीर को थर्राने की। सबसे पहले 2016 में पूरी अटैक किया गया, फिर आपने 2019 में पुलवामा में आपने हमला को देखा, फिर आपने 2025 पहलगाम हमले को देखा। अब जैसा पहलगाम हमले की तारीख को याद करिए, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ है और 3 मई से अमरनाथ यात्रा शुरू की जानी थी। अगर इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा ये आतंकी वाकई में ये इस्लाम के पैरोकार नहीं, बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है ये, क्योंकि इनके इन एक्टिविटी के कारण अगर कश्मीर के अंदर पर्यटन बंद हो जाए, कश्मीर के अंदर अगर भारत के लोग जाना बंद कर दे, तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। क्योंकि कश्मीर एग्रीकल्चर के लिए नहीं जाना जाता, कश्मीर अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, कश्मीर अपनी पर्यटन के लिए जाना जाता है। 22 अप्रैल की वह तारीख, समय हो रहा था दिन के 3 से 4 बजे, स्थान था पहलगाम से दूर हट करके बैसारन घाटी, जिन्हें कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर भारत से कई भागों से लोग गए थे पर्यटन के लिए। करीब 3 से 4 बजे करीब 4 से 5 की संख्या में आतंकियों ने बैसारन घाटी को चारों ओर से घेर लिया और बैसारन घाटी में मौजूद जितने भी पर्यटक थे सभी को एक लाइन से खड़ा कर दिया और कहा, आप में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है? जो मुसलमान है वो आप इधर आ जाइए, जो हिंदू है इधर आ जाइए। जैसे ही लोगों ने कहा कि मैं हिंदू हूं, गोली मार दिया गया, हत्याएं कर दी गई। और ये हत्या इतनी निर्ममता पूर्वक की गई थी कि आपने एक तस्वीर देखा होगा, इस तस्वीर को देखिए जरा सा, इस तस्वीर को देखिए। एक महिला अपने पति के लाश के पास बैठी हुई है, रो रही है, क्योंकि इसके मांग से सिंदूर मिट चुका था। जब ये कहती है कि हमारे पति को तुमने मार दिया, अब हमारी भी हत्या कर दो, तो कहा गया कि जाओ जा करके मोदी को बताना। कहीं न कहीं भारत की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था
और भारत के सत्ता को सीधे तौर पर आतंकियों के द्वारा एक चुनौती था। इस घटना के पश्चात पूरे देश में लोगों के मन में गुस्से का माहौल था। सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कब बहनों के मांग से सिंदूर के मिटने का बदला लिया जाएगा। आखिर 7 मई की आधी रात करीब 1:44 पर लगातार भारत की तरफ से एक के बाद एक 9 मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में दागे गए। सरकार ने सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। आइए जरा सा विस्तार से इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करते हैं। आतंकियों के पनागाह पाकिस्तान ने जब जब अपनी नापाक निगाहों से भारत की ओर देखा, तब तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अब 15 दिन बाद पूरी तरीके से रणनीति बनाकर एक बार फिर भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया। पड़ोसी के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि यह पहली बार स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया गया है। भारत ने आतंकियों के उस कुकर्मों का करारा जवाब दिया। इससे पहले भी भारत ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक किया और 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना की तरफ से आतंकियों के खिलाफ की गई ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले के तौर पर, जहां बीते 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोली बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्याएं की थी। सरकार की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगांव की बैसारन घाटी के पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली, जिसके बाद देश भर में लोगों का एक आक्रोश था। 7 मई को रात को जब 1:44 पर इस घटना को अंजाम दिया गया तो हमारे देश के रक्षा मंत्री ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। यहां से मुझे एक चीज याद आता है, जरा सा मैं आप सभी को उस डायलॉग की याद दिलवाना चाहता हूं। आपने एक ओम शांति ओम मूवी देखा होगा, शाहरुख खान की मूवी थी ओम शांति ओम। इसमें एक डायलॉग है, मशहूर डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर सुहागन के सर का ताज होता। तो आखिरकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर के एक बार फिर से बता दिया कि तुम्हारे आतंकी मंसूबे तुम अपने अंदर कितना भी पाल लो लेकिन ये कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आती है और इस रामधारी सिंह दिनकर के पंक्ति का सीधा संबंध महाभारत के युद्ध से है, जब कृष्ण ने कौरवों को सुलह करने के कई रास्ते बताए लेकिन कौरवों ने जब बात नहीं मानी तो उन्होंने एक संदेश दिया। उन्हीं के चंद पंक्तियों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कुछ इसी पंक्तियों के साथ मैं फिर से एक बार सल्यूट करना चाहूंगा भारतीय सेना के उन जवानों को, सल्यूट करना चाहूंगा मैं विधवा महिलाओं को जिन्होंने अपने सिंदूर खोया, लेकिन आखिरकार हमारी सरकार ने इस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। जय हिंद, जय भारत। मैं निषेक सिंह फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा फिर से एक शानदार जानकारी। तब तक के लिए आप इजाजत दें। जय हिंद।